आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका आत्मिक स्वागत है। आप घर पे हो और स्वस्थ हो, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आज हम आपकी कक्षा 8 की सामाजिक ज्ञान का विषय भारतीय संविधान पाठ 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान क्या है, ये आप लोगों के मन में निश्चित रूप से प्रश्न आया होगा। बच्चों, संविधान क्या है, कैसे है, क्यों आवश्यक है, ये जेहन में हमारे बात आती है। संविधान उसी प्रकार का है, कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो उससे पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि भाई हमें ये काम करना है, इसके लिए हमें ये काम उससे पहले करने आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार हमारा परिवार, हमारे पिताजी हमारे घर को चलाने के लिए क्या करते हैं, पैसों की व्यवस्था करते हैं। इस बार दूध को देना है, चाय को देना है, पानी वाले को देना है, लाइट वाले को देना, तो ये सारे विधान जो बनते हैं उसी को ही, इन्हीं विधान को संविधान कहा जाता है। जो भी नीति नियम बनते हैं उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार होती है, उसी को हम विधान कहते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में बताते हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी है। आपने फुटबॉल गेम के बारे में सुना होगा, है ना। बहुत लंबा चौड़ा गेम होता है। फुटबॉल अगर हम खेले तो फुटबॉल का मतलब फुट यानी कि पांव से खेलने वाला गेम। अगर हम उस फुटबॉल को हाथों से फेंके तो क्या फुटबॉल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि हम उसको हाथों से खेल रहे हैं तो लोग उसको वॉलीबॉल कहेंगे, न कि फुटबॉल। उसी प्रकार फुटबॉल की खेल के अंदर एक नियम होता है कि हम इस आधार तक बॉल बोलेंगे, फुटबॉल कंधे से ऊपर नहीं जाएगी, कंधों से ऊपर जाती है तो फाउल लगेगा, उसके पर हो सकता है हमें गेम से बाहर भी आना पड़ जाए। रेफरी हमें बार बार नोट करता है कि भाई आप इस प्रकार का गेम न खेलें। तो फुटबॉल के खेलों में जिस प्रकार नियम बने होते हैं और लोग उसका, खिलाड़ी जो है उनका पालन करते हैं। जो खिलाड़ी उन नियमों को नहीं मानता है उन्हें क्या किया जाता है, आउट किया जाता है या उन्हें पेनल्टी लगाई जाती है। उसी प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए और किसी भी संस्था को चलाने के लिए खेलों की तरह भी समाज के कुछ हमारे मूलभूत नियम होते हैं। जिस प्रकार खेलों में नियम होते हैं उसी प्रकार हमारे समाज को चलाने के लिए वहां के मूलभूत नियम होते हैं। अब आप यहां देखिए कि अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार की रीतियां और नीतियां होती है ना। तो यहां ये कह रहे हैं खेलों की तरह समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होता है और अलग अलग समाजों में फर्क पता चलता है। और बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय भी रहते हैं। जैसे हिंदुओं में भी बहुत से अलग अलग समुदाय होते हैं, मुसलमानों में भी अलग अलग समुदाय होते हैं, उनकी रीति नीति अलग होती है, उनका पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो सकता है। ये सब क्या होता है, बड़े बड़े समाजों में होता है। तो इसलिए ये कहता है वहां नियमों और उप नियमों की आम सहमति बनाई जाती है। भाई इनकी भी बात मानी जाएगी और हमारी बात भी मानी जाएगी। वहां नियमों और उप नियमों की आम सहमति जो होती है आमतौर पर लगभग लिखित तौर पर होती है और इन्हीं जिन्हें हम दस्तावेज के रूप में उतार लेते हैं, एक किताब के रूप में उतार लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून कायदे लिखित रूप में बनाए जाते हैं उसी किताब को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जिस प्रकार खेल कूद में नियम होते हैं उसी प्रकार अलग अलग समाजों में फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय होते हैं और वो एक साथ रहते हैं। उनमें नियम और उप नियमों के लिए आम सहमति बनती है और उन्हीं दस्तावेजों से हम पता कर सकते हैं कि जो लिखित रूप हो गया उसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि क्या जरूरत है संविधान को बनाने की, क्या जरूरत है संविधान की? तो ये प्रश्न स्वाभाविक है, हमारे मन में आता है। ये प्रश्न मेरे भी है, तो मैंने आपके लिए लिखा कि सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। और इसके बाद आप ये सोचोगे कि ये संविधान किसने लिखा, क्यों लिखा, इसकी क्या आवश्यकता हुई। इन्हीं तमाम बातों के लिए हम क्या करेंगे, इस संविधान को और भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी आप ये देखो कि जब आजादी का समय था उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उनके दिमाग में आया कि जब देश आजाद होगा तो हमारा देश कैसे होगा। उन्होंने एक कल्पना की। उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक कल्पना की कि हमारा देश का संविधान कैसा होगा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनके साथ सहयोग किया और एक संविधान की रूपरेखा तैयार की। तो ये यहां से हम कह सकते हैं कि यह दस्तावेज आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है।
जितने भी नियम बने उनको एक शब्दों में पिरोया, उनको नियम बनाया, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश की अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रख सकते हैं। मतलब कोई भी नागरिक है वो अपने देश को कैसा बनाना चाहता है उसके बारे में वो बताना चाहता है, रख सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार अपने देश का संविधान बनाना चाहता है। यानी संविधान ही बताता है कि हमारा संविधान का या हमारा समाज या हमारे देश की रूपरेखा क्या होगी। देश के भीतर आमतौर पर सभी जानते हैं हमारे देश में कई समाज के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी, इसके अलावा कुछ विदेशी लोग रहते हैं जो अपने काम के हिसाब से है। तो उनके लिए भी एक मानदंड तैयार किया गया, एक मापदंड तैयार किया गया, रीति नीति तैयार की गई है। तो यहाँ कहते हैं देश के भीतर आमतौर पे कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, आपस में मिल जुलने वाली होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सभी बातें माने और वो सभी बातें एक दूसरे से सहमत हो। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि पूजा के तरीके अलग अलग हैं। आप हमारे घर में देख सकते हैं, बाहर देख सकते हैं। हम 5 भाई हैं, उनकी पूजा पद्धति भी अलग हो सकती है। कोई हनुमान जी को पूछता है तो कोई माता जी को पूछता है। तो ये क्या हो गया, अलग अलग विचार हो गए। वहां क्या होता है, आम सहमति बनाई जाती है, उसी आम सहमति को संविधान कहा जाता है। तो यहां हो गया आपको कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं या बना सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीचों में ये आवश्यक नहीं होता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि ये बातें माने, लेकिन सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो। उसी प्रकार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी 1934 में संविधान सभा का गठन की मांग को पहली बार 1934 देश आजाद होने से पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत जो नीतियां है, जो उस समय देश को आंदोलन कर रहे थे ना आजादी के लिए, उस नीति के अंदर इसको समाहित किया कि भाई संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति को शामिल किया और केवल भारतीयों को लेकर बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और भी तेज हो गई। अतः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया, दिसंबर 1946। तो आपको ये बच्चों समझ में आ गया कि हमारे संविधान सभा का गठन कब किया गया। पुनः बता दूं, संविधान सभा का गठन कब किया गया, दिसंबर 1946 में। यहां तक तो आपको क्लियर हो ना कि हमारा देश किन दस्तावेज के आधार में और संविधान में भारतीय कांग्रेस ने कब इसको लिया, कि 1934 में लिया, और इसको संविधान सभा का गठन कब किया गया, 1946 में किया गया। अब हमें देखने वाली बात यह है कि दिसंबर 1946 यानी दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। कब से कब तक देखो, 46 से 49, 46 से 49, मतलब आजादी से पहले एक तक और आजादी के बाद तक। देश आजाद कब हुआ, 47 में। यह कहां बात की करो, 49 में, तो 2 साल। तो ये 46 से 49 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत यानी आजाद भारत के लिए नए संविधान का एक नया प्रारूप तैयार किया गया। किस प्रकार, जिस प्रकार हम अपना एक नया घर बनाते हैं तो उसके लिए डिजाइन तैयार करते हैं कि इस घर में बेडरूम कौन सा होगा, ड्राइंग रूम कौन सा होगा, गेस्ट रूम कौन सा होगा। उसी प्रकार जब देश आजाद हुआ तो उस समय के कर्णधारों ने ये सोचा कि हमारा देश कैसा होगा जो अन्य विकासशील देशों के साथ बराबर अपना दर्जा लगा सके। तो 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद, मतलब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगभग 150 सालों तक राज किया और भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। अब 150 सालों के गुलामी के बाद हमें यहाँ पे
46 से 49 के बीच मौका मिला कि हम किसी बाहरी शक्तियों के हाथ में नहीं रहे, हमारे ऊपर किसी विदेशियों का हाथ नहीं रहे, हम अपना संविधान खुद करें, हमें कैसा जीना है ये हम खुद तय करें, हमें हमारे देश में कौन से नियम कानून कायदे लगाने वो हम सब स्वयं तय करें। इसके लिए इस संविधान सभा का प्रारूप को तैयार किया गया और संविधान सभा के सदस्यों ने उस समय आजादी के समय जो उनकी मन में अच्छी बातें आ रही थी कि हमारे संविधान में क्या होना चाहिए, देखो वहां उसने लिखा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने आजादी संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखकर, मतलब उस समय उनको क्या क्या कमी लगी कि अगर ये संविधान ये कानून हमारे पास होता, ये रीति नीति हमारे पास होती तो शायद हम अंग्रेजों से संघर्ष करते। तो उस समय उनको जो जो कमियां लगी या उनको जो अच्छाइयां लगी, कमियों को दूर किया, अच्छाइयों को एक्सेप्ट किया और संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया कि भाई कोई भी काम हो वो अच्छा हो और हमारे देश के आने वाली युवा पीढ़ी इस देश को ऊपर तक ले जाए और चरम सीमा तक विकास हो जाए। इस प्रकार उस समय के क्रांतिकारियों ने, उस समय के राजनीतिज्ञों ने इस देश की आजादी को, गुलामी से आजादी को ले जाने के बाद एक स्वर्णिम भारत की कल्पना की जो यहाँ करके साकार होती है। हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल के बारे में जानकर। ओके।